बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 16 साल की बेटी एक दिन अचानक सहन में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं घबराकर फौरन उसे नजदीकी क्लिनिक ले गई, जहां मालूम पड़ा कि बेटी उम्मीद से है। तो मुझे चक्कर आ गए। फौरन डॉक्टर के पांव में गिर पड़ी और बोली, डॉक्टर, बेशक मुझसे लाखों रुपए ले लो, लेकिन इस मसले को खत्म कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के काले करतूतों की खबर अगर इसके बाप को हो गई तो वो जान से मार डालेगा। तभी डॉक्टर बोली, संभाल कर रखती अपनी बेटी को, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। मैं रोती हुई बाहर आई तो अचानक एक औरत मेरे पास आई और बोली, मैं नर्स हूं, तुमसे एक पैसा भी ना लूंगी। रात 2 बजे दरवाजा खुला रखना, तमाम काम कर दूंगी। मगर उस वक्त मेरे होश फना हो गए जब वो नर्स बोली, मेरी शर्त यह है कि तुम रोजाना अपनी बेटी को कोई लिहाज शर्म सिखा। वो अब बच्ची नहीं है कि यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़े। ना उसे पहनने ओढ़ने की तमीज है, और ना ही तुमने उसे ये सिखाया है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। मुझे तो तुम पर हैरत होती है रजिया, कि तुमने अपनी बेटी को महरम नामहरम की तमीज ही नहीं सिखाई। मेरी रिदा को देखो, कितनी शर्मो हया वाली बच्ची है, उससे कुछ सिखाओ अपनी बेटी को। मैं आज फिर अपनी देवरानी की क्लास ले रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने मोहल्ले के एक लड़के को रोककर उस दुकान से चंद चीजें मंगवाई थी। मेरी देवरानी हमेशा की तरह आज भी सर झुकाकर मेरी बातें सुनती रही थी। दरअसल मेरी देवरानी की बेटी अक्सा मेरी बेटी रिदा की हम उम्र थी, मगर इन दोनों लड़कियों की आदत में जमीनों आसमान का फर्क था। मेरी रिदा बहुत सुलझी हुई, सोमो सलाद की पाबंद, जबकि अक्सा लावाली सी लड़की थी। मेरी बेटी ने हर वक्त खुद को ढांप कर रखा होता, जबकि अक्सा चुस्त लिबास पहनती थी। मैं तो रजिया के मुंह पर कह देती थी कि उसकी बेटी अपने ननियाल पर गई है, क्योंकि वो लोग आजाद ख्याल थे। रजिया ने भी जवाद के साथ पसंद की शादी की थी। मेरी सास चाहती थी कि जवाद के लिए भी अपनी भतीजी लेकर आए, मगर जब वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगा तो रजिया ने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया था। मेरी सास ने शादी की बहुत मुखालफत की थी, मगर जवाद तो हाथ में ही नहीं आता था। ऐसा ही लगता था जैसे उस पर रजिया ने जादू करवा दिया हो। उसने सब घर वालों की मुखालफत मोल लेकर अपनी पसंद से शादी कर ली थी। उस दिन से मेरी सास ने कभी भी रजिया को बहू का दर्जा नहीं दिया था। मैं उनके भाई की बेटी थी, उन्होंने मुझे हर चीज में आगे रखा था, इसीलिए घर भर में मेरी धाक बैठ गई थी। मैं घर की बड़ी थी, इसलिए जो चीज मुझे नापसंद होती वो फौरन मुंह पर कह दिया करती थी। किसी की इतनी मजाल ही नहीं थी कि मेरे सामने चूं चरा करता। रजिया बोली, भाभी, आप गुस्सा मत करें, मैं रिदा की खूब दुर्गत बनाऊंगी। मैं हंस पड़ी, कहीं बना ही ना देना तुम उसकी दुर्गत, तुमने तो अपने बच्चों को सर पर सजाया हुआ है। रजिया चुप कर गई थी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शौहर बोले, निखत, क्यों बेचारी रजिया के पीछे पड़ी रहती हो? छोड़ दो उनकी जान। उनकी तरबियत का तरीका तुमसे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गलत भी है। ऐसे उनकी दिल आजारी मत किया करो। मैं चुप कर गई, क्योंकि मेरे शौहर तो मुझे हर वक्त दर्द ही देते रहते थे। मैं उठकर रिदा के कमरे में चली गई, क्योंकि मैं उस पर कड़ी नजर रखती थी। जवान बच्चियां कब बहक जाएं, कुछ पता भी तो नहीं चलता ना। रिदा का कमरा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मैंने कमरे में दाखिल होते ही कड़े तेवरों के साथ उसे घूरा था। मैं बोली, तुमने अंदर से कमरा क्यों बंद कर रखा है? क्या कर रही थी तुम? रिदा बोली, अम्मी, मैं लिबास तब्दील कर रही थी, लेकिन मैंने उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी दी, एक एक चीज उठाकर देखी, उसका मोबाइल उससे छीन कर चेक किया, और जब तसल्ली हो गई तो मैं वापस मुड़ गई। तब मुझे रिदा ने पुकारा। वो बोली, अम्मी, आपको इल्म है क्या कि आप मेरी माँ हैं? आप थानेदारनी नहीं है, और ना ही मैं मुजरिम हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा सुलूक करती हैं। आप रजिया चाची को देखें, वो अक्सा की दोस्त है, दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं, जबकि मैं बस आपके इंतजार में होती हूँ कि अब मेरी अम्मी मेरे कमरे का जायजा लेने आएंगी, और कब आएंगी। मैं गुस्से से बोली, मुझे रजिया से मत मिलाओ। मैं एक खानदानी औरत हूँ, जिसे पता है कि बच्चों को किस तरह संभाल कर रखा जाता है। तुम लिख लो मुझसे, ये अक्सा एक न एक दिन गुल जरूर खिलाएगी। मैं इतना कहकर बाहर आ गई थी। मुझे अपनी बेटी की बातों पर बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था। खैर, मैंने सर झटक दिया और खाना बनाने लगी थी। अगले दिन मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोने लगी। तब अक्सा मेरे पास आई और बोली,
ताई अम्मी, मुझे ये कपड़े दे दें, मैं ऊपर डाल आती हूँ। मैंने उसे कपड़े दे दिए, मगर उसके जाने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि अक्सर इतनी खुशी खुशी छत पर क्यों गई है। वो क्या गुल खिला रही है। मैंने कपड़े छोड़े और छत पर उसके पीछे ही चली गई थी। मैंने देखा कि अक्सर कपड़े तारों पर डाल रही थी, जबकि हमारी छत की सामने वाली छत पर एक लफंगा से लड़का खड़ा कबूतरों को दाना डाल रहा था, जबकि उसकी नजरें अक्सा पर थीं। मैं गुस्से से बोली, अक्सा, जब तुमने देख लिया था कि छत पर एक लड़का खड़ा है तो तुम नीचे आ जाती, क्यों उसके सामने खड़ी हो गई हो? चलो नीचे, मैं बताती हूं तुम्हारी मां को। मैं अक्सा को खींचकर नीचे ले गई। मैं ऊंची ऊंची आवाज में कह रही थी कि तुम बहुत बदकिरदार लड़की हो। इतनी देर में रजिया और जवाद भागते हुए बाहर आए। रजिया बोली, भाभी, क्या बात है? मैंने अक्सर के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, मैं कपड़े धो रही थी। ये मेरे पास आकर बोली, ताई लाओ, मैं कपड़े छत पर डाला हूं। मैंने इसे कपड़े तो थमा दिए, मगर बाद में ख्याल आया कि इसे तो किसी काम से लगाव ही नहीं है, इसीलिए जल्दी से इसके पीछे गई। तब देखा ये सामने वाली छत पर खड़े लड़के को अपनी अदाएं दिखा रही थी। ये भी अपनी मां पर गई है, अदाएं दिखा दिखा कर लड़कों को फांसती है। जवाद और रजिया में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे सामने बोलते। अक्सा कहने लगी, ताई अम्मी, आप जितना ध्यान मुझ पर देती है ना, उतना अगर अपनी बेटी पर दे देती तो वो कॉलेज में गुल न खिलाती। कभी कॉलेज जाकर तो देखें उसे किस नाम से पुकारा जाता है। मैं तो अक्सा की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। रसिया ने जल्दी से अक्सा को थप्पड़ दे मारा और बोली, अपनी ताई के सामने जबान चलाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अक्सा रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं तन फन करती हुई अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैंने चाहते ही उसको मारना पीटना शुरू कर दिया था। मैं बोली, ये अक्सा क्या कह रही है? तुमने कॉलेज में क्या गुल खिलाया है? मेरी बेटी रोने लगी और बोली, काश अम्मी, आपने कभी तो मेरी बात को अहमियत दी होती, कभी तो मुझसे बात पूछी होती। आप तो मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मैंने रिदा को खूब बेइज्जत किया और अपने कमरे में आ गई। रात खाने की मेज सजाई गई तो दोनों लड़कियों में से कोई भी वहां पर ना आई। जवाद बोले, बच्चियां नाराज हो गई हैं, जाओ रजिया, दोनों को लेकर आओ। मैंने उसे रोक दिया। मैं बोली, खबरदार, कोई भी लड़कियों को बुलाने नहीं जाएगा। एक रात भूखी रहेंगी तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रजिया दुबक कर वहीं पर बैठ गई थी। हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। रात के 11 बजे मैं ताले वगैरह लगाने निकली तो मेरी नजर किचन के जलते बल्ब पर पड़ी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ी और किचन में झांक कर देखा तो रजिया अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए रिदा का ख्याल आया, मगर मैंने सोचा कि इस तरह तो मेरी औलाद भी रजिया की औलाद की तरह नाफरमान हो जाएगी, और मैंने ख्याल झटक दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो अक्सर ने मजे से नाश्ता कर लिया, लेकिन मेरी रिदा नाश्ते पर भी नहीं आई तो मेरा दिल दुख गया। मैंने अक्सर से कहा, जाओ रिदा को बुला कर लाओ। मेरे बुलाने पर रिदा बाहर तो आ गई थी, मगर वो बेहद सर्द लग रही थी। उसका जिस्म नकाहत ज़दा सा लग रहा था। वो कुर्सी पर बैठने लगी तो नीचे गिर गई। मैं भागकर उसके पास आई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और अपनी बच्ची को अस्पताल ले गई। डॉक्टरनी बोली, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं, मगर माँ बहुत वीक है बच्चे की। अगर माँ कमजोर होगी तो बच्चा कैसे फले फूलेगा? इनके शौहर कहाँ हैं? उसको बुलाएं ताकि मैं उन्हें समझा दूं कि इस कंडीशन में बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं। 3 माह की प्रेगनेंसी है, मगर बच्चा बेहद कमजोर है। डॉक्टरनी बोलती जा रही थी, जबकि मैं अपने दिल को संभाले उसकी बातें सुनती जा रही थी। डॉक्टरनी बोली, इस लड़की का शौहर कहाँ है? इस सवाल पर मैं एकदम होश में आ गई थी। मैं बोली, इसका शौहर नहीं है कोई। रिदा, तुम बताओ ये किसका बच्चा है? तुमने निकाह किया है हमसे चोरी छुपे, इसका बाप कहाँ है? मुझे बताओ। रिदा मुसलसल रोती जा रही थी। वो बोली, अम्मी, मैंने गुनाह किया है, निकाह नहीं। रिदा की बात सुनकर तो मैंने अपना सीना पीट लिया था। मैं बोली, हाय अल्लाह, रिदा तुमने ये क्या कर दिया? मैं जल्दी से डॉक्टरनी के कदमों में बैठ गई और बोली, डॉक्टरनी साहिबा, आप प्लीज मेरी बेटी के इस गुनाह को छुपा दें। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरी बेटी की जान इस बच्चे से छुड़वा दें। मैं आपको लाखों की रकम देने को तैयार हूं,
डॉक्टरनी एकदम गुस्से में आ गई। वो बोली, मैं इस तरह का गुनाह नहीं करती। बेहतर यही है कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। और वैसे भी मुझे हैरत है, आप कैसी माँ हैं? आपकी नाक के नीचे आपकी बेटी गुल खिलाती रही और आपको इस सब का इल्म भी नहीं हुआ। अब आप अपनी इस बेपरवाही का नतीजा भुगते हैं। मैं रिदा को लेकर डॉक्टरनी के कमरे से बाहर आ गई थी। हम दोनों अभी तक अस्पताल में ही बैठी हुई थी। हम बेंच पर बैठे थे कि मैं बोली, रिदा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने मेरी नजरें सबके सामने झुका दी हैं। तुमने तो मेरी तरबियत का भी पास नहीं रखा। रिदा ज़ारो कतार रोने लगी थी। हम दोनों अस्पताल में बैठी अभी बातें ही कर रही थी जब एक नर्स मेरे पास आकर बोली, बाजी, मैं जान गई हूं कि आपकी बेटी से गुनाह सरजद हुआ है। आप इस गुनाह को छुपाना चाहती हैं, जबकि डॉक्टरनी साहिबा ने ऐसा करने से मना कर दिया है। लेकिन अगर आप मेरी एक शर्त मान लेंगी तो मैं आपकी बेटी का गुनाह छुपाने में आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं उस नर्स की बात सुनकर जी उठी थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहती हो। मैं तुम्हारी एक नहीं 100 शर्तें मानने को तैयार हूं। बस तुम किसी तरह मेरी बेटी की जान इस बच्चे से छुड़वा दो। नर्स बोली, ठीक है बाजी, ये सब करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं ठीक रात के 2 बजे आपके घर आऊंगी। आप अपना दरवाजा खुला रखिएगा। मैं बोली, तुम 3 दिन बाद क्यों आओगी? जबकि मैं चाहती हूं कि यह किस्सा आज और अभी खत्म हो जाए। तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। वो नर्स मुस्कुराने लगी और बोली, बाजी, मेरी अपनी भी एक मजबूरी है जिस वजह से मुझे ये वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपके घर आ जाऊंगी। मुझे नर्स की बातें सुनकर जरा सी तसल्ली हुई थी। मैं रिदा को लेकर घर आ गई थी। घर में सब बड़े परेशान थे। रजिया बोली, भाभी, क्या बात है? हमारी रिदा को क्या हुआ था? वो इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने जल्दी से झूठ बोला और कहा, इसको भूख की वजह से कमजोरी हो गई थी, इसीलिए चकरा कर गिर गई है। डॉक्टर ने ताकत की दवा दी है, ये जल्द ठीक हो जाएगी। रजिया खुश हो गई और बोली, शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तो बहुत खौफजदा हो गई थी। मैं रजिया की बातें चुपचाप सुनती रही थी और रिदा अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं उससे इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के काले करतूत सबके सामने आ जाए और फिर सब मुझ पर हंसे, मेरी तरबियत का मजाक उड़ाएं और कहें कि आपकी तरबियत को क्या हो गया। मैंने रिदा को कमरे से बाहर निकलने से मना किया हुआ था। मैं ही 3 वक्त का खाना उसके कमरे में पहुंचा आती थी। वो मेरी तरफ देखकर रोने लगती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, तो मैं अपने लबों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी गुफ्तगू कोई सुन ले और हमारी मजबूरी से फायदा उठाए। अब रिदा को हर वक्त मतली रहती थी। एक दिन रिदा कमरे से बाहर आई और मतली करने लगी। इस वजह से रजिया को इल्म हो चुका था कि दाल में कुछ काला है। रजिया मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो बोली, भाभी, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर लें। मैं यकीनन आपको अच्छा ही मशवरा दूंगी, क्योंकि रिदा मेरी बेटी जैसी है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गई थी। मुझे लगा कि वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है और वो मेरे हालात पर हंसने का मौका ढूंढ रही है। मैंने उसे झिड़क दिया और बोली, मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है, तुम अपने मशवरे को अपने पास ही रखो, मेरी बेटी साफ है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। आज तीसरी रात थी। मुझे उस नर्स का बेसब्री से इंतजार था। मैं चाहती थी कि घर में ये बात फैलने से पहले ही इस बच्चे का खात्मा हो जाए। वो नर्स हमारे घर आ चुकी थी। वो बोली, बाजी, मैं अपना काम करने आ चुकी हूँ, लेकिन आपको याद है ना, मैंने आपसे एक शर्त के बारे में कहा था। वो शर्त यह है कि आपको एक कागज पर साइन करना पड़ेगा, जिस पर यह लिखा हुआ है कि आपकी बेटी को अगर कुछ हो गया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी जिंदगी और मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी बेटी की रिपोर्ट्स देखी है। आपकी बच्ची अभी बहुत कम उम्र है और नाजुक है। इस अमल में इसकी जान भी जा सकती है। मैंने उस नर्स से सारे कागजात छीन लिए और कहा, मुझे बस इस गुनाह से छुटकारा चाहिए। मैं इस माशरे में सर उठाकर जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे कागजात पर अभी दस्तखत कर देती हूँ। मैंने जल्दी से पेंसिल उठाई और तमाम कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। नर्स ने मुझे कहा, बाजी,
आप बाहर चली जाएं, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मैं बाहर जाने लगी तो रिदा ने मेरा हाथ थाम लिया और वो बोली, अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। मेरी जैसी औलाद जीने के हकदार नहीं है। क्या आप इसी वजह से मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हैं? मैंने जो गुनाह किया है उसके बाद मैं आपसे ये भी कहने के काबिल नहीं रही कि मुझे इस तरह मौत के मुंह में मत फेंकें। मुझे अपनी गलती का अजाला करने दें। मुझे रब के हुजूर माफी मांगने का वक्त दे दें। मैंने रिदा का हाथ बेदर्दी से झटक दिया था। मैं बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी बेहया औलाद को इतनी जल्दी मौत नहीं आती। मैं कमरे के बाहर रिदा की दर्द भरी आहें सुनती रही थी। वो बड़ा करा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मेरे सामने वो मंजर घूम गया था जब रिदा 2 साल की थी और वो भागते हुए नीचे गिर गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो बेइंतहा रो रही थी। मैं भी उसकी तकलीफ देखकर रोने लगी, लेकिन जैसे ही रिदा की नजर मुझ पर पड़ी तो वो अपना रोना भूल गई थी। उसने जल्दी से उठकर मुझे गले लगाया और मुझे चुप कराने लगी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे क्योंकि रिदा की आवाजें अब भी कमरे से बाहर आ रही थी। मैंने सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर ली। रिदा का बचपना मेरी आंखों के सामने लहराने लगा था। वो नीले फ्रॉक में यहां वहां भाग रही थी। अक्सा भी तो उसके साथ खेल रही थी, मगर मैंने उसको पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया था। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। वो खेलना चाहती थी। उसने अपने नन्हे नन्हे से हाथ मेरे मुंह पर रखकर कहा, अम्मी, मैं खेल लूं। मैंने उस पर रोब जमाने के लिए उसके हाथ झटक दिए और बोली, आराम से बैठी रहो। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बड़े फख्र से अपनी बेटी की तरफ देखकर रजिया को बातें सुनाई थी कि देखो, मेरी बेटी कितने आराम से बैठी है, जबकि तुम्हारी बेटी में तमीज नाम की चीज ही नहीं है। रजिया हंसकर बोली, भाभी, तमीज सीखने के लिए बहुत उम्र पड़ी है। अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन है। मगर मैंने रिदा को खेलने नहीं दिया था। रिदा को कार्टून भी तो बहुत पसंद थे, लेकिन मैं खानदान की बड़ी बहू थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची हर चीज में आगे रहे, इसीलिए मैं उसे कार्टून नहीं देखने देती थी। उसे हर वक्त पढ़ाई करने का ही कहती थी। एक दिन वो मुझसे छुपकर अक्सा के कमरे में जाकर कार्टून देखने लगी थी। जब मुझे इल्म हुआ तो मैं अपने आपे मिला रही। मैंने अक्सा के सामने ही उसे खूब मारा और उसे वहां से उठाकर उसके कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया था। तब वो बोली, अम्मी, आप रजिया चाची जैसी क्यों नहीं है? ये बात तब मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने रिदा को सजा के तौर पर रात को खाना ही नहीं दिया था। जब भी कोई महफिल होती, सब नन्हे नन्हे बच्चे आपस में खेल रहे होते थे, जबकि मेरी रिदा मेरे पहलू में ही बैठी होती थी। सारी औरतें मुझे कहती, निघत, अपनी बच्ची को भी दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने दो। तब मैं बड़े फख्र से कहती, नहीं, मेरी बेटी बड़ी समझदार है, बड़ी रख रखाव वाली है ये, इसे ये खेल कूद तो पसंद ही नहीं। तब रिदा मेरे कान में सरगोशी करती, लेकिन अम्मी, मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, बस आप ही मुझे खेलने नहीं देती। रिदा की सरगोशी मेरे कानों में हुई तो मैं एकदम हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी थी। मेरी आंखों के सामने रिदा की गमगीन सी, शिकवे से भरी आंखें घूम गई थी। वो कह रही थी, अम्मी, आप मुझे खेलने नहीं देती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और मेरे दिल में पछतावे सर उठा चुके थे। उन पछतावों की वजह से मेरा दम घुटने लगा था। मेरा जी चाह रहा था कि मेरी रिदा का बचपन वापस आ जाए और मैं किसी न किसी तरह उसके हिस्से की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल दूं, उसको गुड़िया के साथ खेलने दूं, उसको कार्टून देखने दूं, उसकी खुशियां उससे ना छीनूं। मैं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। कमरे से रिदा की दर्द भरी आवाज आई तो मैं चौंक गई। मैं उठकर उसके कमरे की जानिब भागी थी। रिदा की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में वो ही शिकवा था जो मुझे बचपन में नजर आया करता था। मैंने नर्स को पीछे किया और रिदा के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जबकि रिदा की आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं बोली, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सैर करवाने के लिए लेकर जाऊंगी।
गुड़िया भी दिलवाऊंगी और कार्टून भी देखने दूंगी। वो सिसक कर बोली, अम्मी, अब ख्वाहिश नहीं रही मुझे इन चीजों की। मैं घबरा गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची किसी तरह हंस दे, वो खुश हो जाए, मुस्कुरा दे। मैं बोली, तो फिर किस चीज की ख्वाहिश है? वो बोली, अम्मी, जीने की ख्वाहिश है बहुत। मैं जिंदगी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मेरा शौहर हो, मेरे बच्चे हों। आपको पता है क्या, मैं आप जैसी माँ नहीं बनूंगी। मैं तो रजिया चाची जैसी माँ बनूंगी। अम्मी, आप रजिया चाची को मेरे पास बुलवा दें जरा। मैं बोली, बेटी, इस हालत में मैं किसी को नहीं बुला सकती, नहीं तो उन्हें इल्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो हंसती थी और बोली, अम्मी, आपने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, आखिरी ख्वाहिश भी नहीं। इतना कहकर वो चुप कर गई थी। मैं बोली, अल्लाह न करे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हुई है। वो चुप रही। मैं बोली, तकलीफ तो नहीं हो रही? वो फिर भी चुप रही। मैं हंस दी। अच्छा, तो अपनी माँ से नाराज हो गई हो। रुको, मैं बुलाकर लाती हूँ रजिया को। मैंने रिदा के हाथ को छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। मेरे दिल को कुछ हुआ। नर्स बोली, बाजी, आपकी बेटी की आंखें बेनूर हो गई हैं। मैं हंस पड़ी और बोली, ये बड़ी तेज है। जब भी इसकी कोई ख्वाहिश मानने से इनकार कर देती थी ना, तो ये ऐसी ही आंखें बनाकर मुझे ब्लैकमेल करती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। नर्स बोली, बाजी, आपकी बेटी मर गई है। उसकी बात सुनकर मैं जमीन पर ढह गई थी। मैंने चीखें मार मार कर आसमान सर पर उठा लिया था। सब लोग वहीं पर भाग आए थे। सबको इल्म हो चुका था कि वहां पर क्या हुआ है। सब मुझे संभाल रहे थे, जबकि मैं दीवारों में टकरे मार मार कर रोती जा रही थी। मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज गूंज रही थी, अम्मी, मुझे जीने की ख्वाहिश है। हाय काश उसने ये अल्फाज ना बोले होते। मैंने खुद को पीट पीट कर जख्मी कर लिया था। मेरी बेटी की मैयत पर मेरे कानों में किसी औरत की आवाज गूंजी थी। निगहत तो कहा करती थी कि अल्लाह के रसूल ने तो मैयत पर इस तरह रोने से मना किया है, मगर अपनी बात तो देखो, निगहत क्या कर रही है। वैसे तो बड़ी रख रखाव वाली बनती थी। उस दिन मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी इन लोगों की वजह से खराब कर ली थी कि लोग मेरी तारीफें करें, मगर लोग कभी किसी से राजी कहाँ हुए हैं। आज भी तो बातें बना ही दी ना लोगों ने। काश मैं अपना सब कुछ खोने से पहले ही ये समझ गई होती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।